नमस्कार। इस लेसन में हम लिमिट स्टेट मेथड के बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहले हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड की स्टडी की है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ सर्विस लोड या वर्किंग लोड। WSM मेथड में हमें सर्विसिबिलिटी, स्ट्रक्चर की सर्विसिबिलिटी अच्छी मिलती है। सर्विसिबिलिटी के लिए गुड है, लेकिन ये सेक्शन अनइकोनॉमिकल रहता है और अल्टीमेट लोड के लिए सही ढंग से काम नहीं करता है। मतलब जो सेफ्टी है वो अपने को वर्किंग लोड पर ही मिलती है। जबकि दूसरा मेथड, इसके बाद मेथड आया अल्टीमेट लोड मेथड, जिसको हम बोलते हैं लोड फैक्टर मेथड। ये जो बेस्ड है, इसमें कैलकुलेशन करते हैं अल्टीमेट लोड पर। यहाँ पर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया अच्छा है, स्ट्रेंथ अल्टीमेट लोड पे मिलती है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया गुड है, लेकिन सर्विसेबल कंडीशन, सर्विसेबिलिटी जो है वो पुअर है। इसके बाद आया लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड जो है, और शॉर्ट में हम बोलेंगे LSM। LSM में स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ एट अल्टीमेट लोड, जबकि सर्विसिबिलिटी मिलती है सर्विसिबिलिटी एट वर्किंग। तो ये दोनों अच्छाइयों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमको स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ हमें मिलती है अल्टीमेट या डिजाइन लोड पर, जबकि सर्विसिबिलिटी मिलती है वर्किंग लोड पर। लिमिट स्टेट क्या होती है? लिमिट स्टेट is the state behind which structure no longer satisfies the design requirement। इसका मतलब है कि लिमिट क्रॉस करने के बाद स्ट्रक्चर जिस पर्पज के लिए बनाया गया है वो हमारी पर्पज सॉल्व नहीं होते हैं। लिमिट स्टेट RCC डिजाइन में दो तरह की लिमिट स्टेट है। पहली कहलाती है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इसी को बोलते हैं अल्टीमेट लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के क्रॉस करने पर स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, और ये लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स
होती है। पहला होता है स्ट्रेंथ के लिए, इनको चेक करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ में यदि बेंडिंग हो रही है तो बेंडिंग के लिए चेक करेंगे, बेंडिंग के लिए डिजाइन करेंगे। इसके अलावा कंप्रेशन के लिए, शियर के लिए, टॉर्सन के लिए और फटीग लोड। किसी स्ट्रक्चर पर रिपीटेड लोड पड़ते हैं तो उसमें फटीग हो जाता है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के अंदर बेंडिंग, कंप्रेशन, शियर, टॉर्सन एंड फटीग। दूसरा जो रहता है वो रहता है ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग किसमें इंपॉर्टेंस है? पहला स्ट्रक्चर होता है रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल में अर्थ प्रेशर की वजह से रिटेनिंग वॉल ओवरटर्न हो सकती है। और दूसरा रहता है स्लाइडिंग का। इसके अलावा ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम में वाटर प्रेशर की वजह से डैम ओवरटर्न हो सकता है। स्लाइडिंग का भी सेम केस है। स्लाइडिंग के लिए चेक करते हैं रिटेनिंग वॉल में भी और ग्रेविटी डैम में। अब आता है अपना सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, इस लिमिट के बाद में स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर लिमिट के लिए अनसर्विसेबल हो जाता है। सर्विसिबिलिटी की लिमिट कौन कौन सी होती है? मेन तो है डिफ्लेक्शन, मीन्स डिफ्लेक्शन विद इन लिमिट होना चाहिए। सेकंड जो है क्रैक विथ, स्ट्रक्चर अच्छी तरह से परफॉर्म करे तो इसके लिए टेंसाइल जोन में जो क्रैक होते हैं उनकी क्रैक विथ विद इन लिमिट होना चाहिए। थर्ड है आपका वाइब्रेशन, लिमिट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। फोर्थ है आपका लिमिट स्टेट ऑफ लीकेज। वाइब्रेशन की जरूरत मशीन फाउंडेशन में। लिमिट स्टेट ऑफ लीकेज वाटर टैंक की डिजाइन में। इसके बाद पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। Characteristic strength means the value of the strength of material below which strength of material below which not more than 5% of results expected to fall। 5% यदि आप टेस्ट कर रहे हैं, जितने टेस्ट सैंपल हैं उसके 5% से ज़्यादा टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से फेल नहीं होना चाहिए। जैसे M20 ग्रेड की कंक्रीट है तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी? 20।
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यदि हमने 100 सैंपल्स लिए हैं तो इसमें से पाँच सैंपल्स क्या हो सकते हैं, लेस देन 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जबकि 95 सैंपल्स जो हैं वो उनकी स्ट्रेंथ या तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा होगा तभी इस ग्रेड की कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। इसके बाद आ जाता है अपना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मीन स्ट्रेंथ माइनस k टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोड IS 456 कहता है यदि हम k की वैल्यू 1.65 लें, k इज इक्वल टू 1.65, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में हमारे 95% रिजल्ट पास हो जाएंगे और 5% टेस्ट रिजल्ट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम रहेंगे। इसका मतलब k इज इक्वल टू, तो आपका एफ सी के इज इक्वल टू एफ मीन माइनस 1.65 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक लोड। Characteristic load means the value of the load which has a 95% probability of not being exceeded during the design life। ऐसा लोड जिसकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ में 95% चांसेज हैं कि इससे कम ही रहेगा। 90% नॉट एक्सीडेड, 90% प्रोबेबिलिटी नॉट एक्सीडेड ड्यूरिंग इट्स लाइफ। सिर्फ 5% चांसेज हैं कि जब ये डिजाइन लाइफ में कैरेक्टरिस्टिक लोड से ज़्यादा हो सकता है। 95% चांसेज हैं कि ये डिजाइन लाइफ में कम रहेगा, 5% चांसेज हैं कि ये डिजाइन लाइफ में बढ़ सकता है, डिजाइन लाइफ में बढ़ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक लोड इज इक्वल टू मीन लोड प्लस k टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालने में यहाँ पर माइनस साइन का यूज होता है क्योंकि डिजाइन में मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम लेके करते हैं सेफ डिजाइन के लिए और लोड को बढ़ा के करते हैं, इसलिए लोड के लिए प्लस साइन का यूज करते हैं। IS 456 के अनुसार k की वैल्यू यहाँ पर भी 1.65 है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक लोड के द्वारा हम डिजाइन वैल्यू निकालते हैं। जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कितनी हमको कितनी डिजाइन स्ट्रेंथ लेनी है और कितना डिजाइन लोड लेना है, तो इनको बोलते हैं डिजाइन वैल्यूज। डिजाइन वैल्यूज दो तरह की हो सकती है, एक कहलाएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक, एक कहलाएगी आपकी
ये कहलाएगी आपकी मटेरियल की डिजाइन स्ट्रेंथ। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल FD is equal to characteristic strength of the material, characteristic strength of the material F divided by partial safety factor, partial safety factor। तो FD is equal to F divided by गामा M। F क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, और गामा M है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, M फॉर मटेरियल। गामा M की वैल्यू कंक्रीट के लिए रहती है 1.5 और स्टील रेनफोर्समेंट स्टील की रहती है 1.15। इस तरह से कंक्रीट की यदि डिजाइन स्ट्रेंथ स्टील की डिजाइन स्ट्रेंथ देखें तो ये F डिवाइडेड बाई 1.15 इज इक्वल टू 0.875 FY आ जाती है। कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा यूज किया गया है, जबकि स्टील के लिए कम किया गया है। इसकी वजह है कि कंक्रीट जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल जो है वो स्टील के कंपैरिजन में स्टील की अपेक्षा पुअर है। कंक्रीट साइट पे बनती है और जबकि स्टील कहाँ पर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड होती है, तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ज़्यादा होने की वजह से आपका कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा लिया गया है। इसके अलावा जो स्टील है, स्टील के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.15 क्यों लिया गया है? इसकी वजह है कि जो हमको डिजाइन ड्राइंग मिलती है उसमें जो रेनफोर्समेंट की पोजीशन होती है और जब साइट पे काम करते हैं तो रेनफोर्समेंट का प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं होता है, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्टील एट साइट। इसकी वजह से दूसरा वजह होती है कि जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो 12 mm का साइज का यदि बार यूज कर रहे हैं तो उससे नॉमिनल साइज 12 mm है, तो अलग अलग ब्रांड में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इससे इस डैमेज से बचाने के लिए स्टील के लिए 1.15 का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं। दूसरा, जब WSM यूज करते हैं, WSM मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी टर्म का यूज करते हैं, जबकि LSM मेथड में टर्म जो है वो कहलाता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ये दो तरह के होते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल जिसको गामा M से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। द डिजाइन लोड FD is equal to गामा F multiplied by F। गामा F क्या है? पार्शियल गामा F is equal to पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है?
ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल डेविएशन ऑफ द लोड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। दूसरा रीजन क्यों है? पॉसिबिलिटी ऑफ द वेरिएशन ऑफ लोड। लोड जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें वेरिएशन हो सकता है। वेरिएशन, लोड वेरिएशन की वजह से। अब दूसरी बात याद करने की इसमें ये है कि जब हम लोड की बात करते हैं तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से कैरेक्टरिस्टिक लोड को मल्टीप्लाइड करते हैं, जबकि मटेरियल की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को एफ से डिजाइन करते हैं। अब डिजाइन लोड निकालने के लिए हम IS 456 में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को अप्लाई करके अल्टीमेट लोड निकालते हैं। तो अल्टीमेट लोड यूजिंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। मतलब कैरेक्टरिस्टिक लोड को किस फैक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे, लोड कॉम्बिनेशन देखते हैं। पहला लोड कॉम्बिनेशन होता है डेड लोड DL प्लस लाइव लोड। इसको इम्पोज लोड भी बोलते हैं, लाइव लोड। अब ये दो तरह की कंडीशन रहेगी। एक कहलाएगी अपनी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया वाली, और दूसरी कहलाएगी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। डेड लोड के लिए भी ये कोलैप्स में यदि फैक्टर देखें तो 1.5 है, और लाइव लोड के लिए भी ये फैक्टर 1.5 है। इसलिए लोड कॉम्बिनेशन हो जाएगा डिजाइन लोड के लिए 1.5 DL प्लस लाइव लोड। जबकि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में देखेंगे तो इस फैक्टर की वैल्यू है 1। तो लोड कॉम्बिनेशन हो जाएगा डेड लोड प्लस लाइव लोड। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो बनता है वो है आपका डेड लोड और विंड लोड का, प्लस विंड लोड। यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो डेड सेम है, जैसा आपने लाइव लोड के लिए थी वो वही वैल्यू यहाँ पर रहेगी 1.5 DL प्लस WL। और यहाँ पर भी फैक्टर 1.0 ही रहेगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड और विंड लोड के दो केस होते हैं। पहला केस जो रहता है उसमें कहते हैं स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज नॉट क्रिटिकल। जहां पर स्ट्रक्चर ओवरटर्निंग के लिए क्रिटिकल नहीं होता है, संभावना नहीं होती है, वहां पर हम डेड लोड और विंड लोड के लिए 1.5 का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करके अल्टीमेट लोड निकालते हैं।
दूसरा केस जो रहता है उसमें रहता है कि स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज क्रिटिकल। ओवरटर्निंग इज क्रिटिकल। ऐसा केस कहाँ पे होता है? ग्रेविटी डैम और रिटेनिंग वॉल। यहाँ पर अपने को क्या करना है कि चूंकि डेड लोड जो होता है डैम का, वो इसके डेड लोड, राइट। तो यहाँ पर फैक्टर लेते हैं 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ विंड लोड कॉलेप्स के लिए, जबकि सर्विसेबिलिटी के लिए यही रहता है 1 डेड लोड प्लस लाइव लोड। थर्ड जो लोड कॉम्बिनेशन है उसमें तीनों लोड को कंसीडर करते हैं। डेड लोड, लाइव लोड और आपका हो जाएगा विंड लोड। यहाँ पर ही वैल्यू हो जाती है, फैक्टर जो है 1.2, तीनों में अप्लाई कर दिया, सेम है, डेड लोड प्लस लाइव लोड और प्लस विंड लोड। सर्विसिबिलिटी की बात करें तो सर्विसिबिलिटी के लिए ये डेड लोड के लिए 1.1 ही रहता है, 1.0 डेड लोड प्लस 0.8 टाइम्स ऑफ लाइव लोड या इम्पोज्ड लोड और 0.8 टाइम्स ऑफ आपका विंड लोड। इस टेबल को याद करने में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कुछ क्या है, कंसेप्ट समझ सकते हैं। जैसे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में देखें तो ये जो फैक्टर है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड है, इसकी वैल्यू जनरली 1 से ज़्यादा है। जनरली गामा डी जो है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है कोलैप्स में। एक जगह ऐसी है जहां पर गामा डी की वैल्यू 0.9 ली गई है, गामा डी इक्वल टू 0.9, क्योंकि जैसे ये डैम है और डैम के अंदर यदि यहाँ पर वाटर प्रेशर लग रहा है, वाटर प्रेशर की वजह से ओवरटर्न होगा अबाउट टो के अबाउट, तो ये मूवमेंट डेवलप होगा, ये क्या रहेगा, क्लॉकवाइज। जबकि ये जो डैम का वेट है इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा वो क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो डैम का वेट क्या है, सेफ्टी को बढ़ा रहा है। डैम का वेट सेफ्टी को बढ़ाने की वजह से इस फैक्टर को 1 से कम लिया गया है, 0.9 लिया गया है। तो एक ही ऐसा केस है, अदरवाइज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को 1 से ज़्यादा लिया गया है। दूसरा पॉइंट अपने को याद रखना है कि जैसे जैसे लोड कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे, मतलब जिस कॉम्बिनेशन में लोड की संख्या ज़्यादा होगी उसमें ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू कम हो जाती। जब 2 लोड लिए थे तो ये 1.5 था, और जब तीनों लोड का कॉम्बिनेशन लिया तो ये 1.2 है, क्योंकि तीनों लोड की एक साथ पीक वैल्यू पर पहुंचने की संभावना कम से कम रहती है। तीसरी बात है कि कभी कभी क्या है, अर्थक्वेक लोड दिया जाता है, तो इसमें लोड कॉम्बिनेशन यही रहेंगे, सिर्फ विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। तो WL को रिप्लेस कर देंगे अर्थक्वेक लोड से। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड या सीस्मिक लोड दोनों एक साथ काम नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि जब अर्थक्वेक आता है तब उसी समय विंड लोड भी पीक पर नहीं होता है, तो इन दोनों में से एक ही को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देखें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में यदि इन फैक्टर्स को देखें तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पर सर्विसेबिलिटी के फैक्टर कहीं भी
एक से ज़्यादा नहीं है। गामा एम, गामा डी फॉर सर्विसिबिलिटी क्या है आपका, एक से ज़्यादा नहीं होता, एक से ज़्यादा या तो एक है या एक से नॉट मोर देन 1। यहाँ पर देखें क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब सर्विसिबिलिटी चेक करते हैं तो नॉर्मल लोड कंडीशन में चेक करते हैं, नॉर्मल लोड कंडीशन में चेक करते हैं। इसके बाद हम इस पर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रैक्टिस प्रोग्राम कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, in limit state of serviceability, the partial safety factor for wind load is taken as, आपकी यही टेबल काम आएगी। पहले तो ये देखना है कि किसके लिए पूछा गया है, सर्विसिबिलिटी। तो लिमिट स्टेट होती है कॉलेप्स, तो यहाँ सर्विसिबिलिटी के लिए पूछा गया है, लोड के लिए, विंड लोड के लिए, विंड लोड के लिए आपका सर्विसिबिलिटी में है तो एक से ज्यादा नहीं होता है, तो दो आंसर तो आपके वैसे भी गलत हो गए। अब विंड लोड के लिए और लाइव लोड के लिए वैल्यू है 1, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। What is the partial safety factor for dead load when it contributes to the stability of the structure against overturning? इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसके लिए पूछा गया है, डेड लोड के लिए, और डेड लोड के केस में जब ओवरटर्निंग क्रिटिकल होती है तो डेड लोड स्ट्रक्चर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है और इसकी वैल्यू 0.9 लेते हैं, 0.9 DL लेते हैं। Which of the following loads need not be considered to be acting simultaneously? जैसा अभी डिस्कस किया है कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, सीस्मिक लोड को बोलते हैं अर्थक्वेक लोड, ये दोनों एक साथ लोड कॉम्बिनेशन बनाते वक्त इन दोनों को एक साथ नहीं लेते हैं, या तो विंड लोड लेते हैं या अर्थक्वेक लोड लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए। द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। यहाँ पर देखें कि लिमिट स्टेट में यदि सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं, सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं तो लिमिट स्टेट मेथड एलएसएम की अप्रोच डिटर्मिनिस्टिक है, जबकि यदि कोलेप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो अप्रोच है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो एलएसएम मेथड है वो सेमी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करता है, इसलिए करेक्ट आंसर हुआ डी। The assumption that plane section normal before bending remain normal after bending is used। अभी आगे लिमिट स्टेट मेथड के एजम्पशंस पढ़ेंगे, उसमें भी इसी एजम्पशन WSM में एजम्पशन है कि प्लेन सेक्शन रिमेन नॉर्मल आफ्टर बेंडिंग, मतलब रिमेन प्लेन, ये आपका क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, इसका तो स्ट्रेन डायग्राम है वो लीनियर रहता है, न्यूट्रल एक्सिस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है उसी तरह से स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है। ये एजम्पशन दोनों ही थ्योरी में माना गया है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी लिया गया है और लिमिट स्टेट मेथड में भी लिया गया है। The factor load at the limit state of collapse for dead load plus live load, तो
किसके लिए पूछा गया है? कोलैप्स। तो टेबल देखेंगे कोलैप्स की, तो कोलैप्स में डेड लोड और लाइव लोड के लिए ये वैल्यू है 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। यहाँ पर भी हो गया। इसके बाद जब विंड लोड का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ओवरटर्निंग के लिए यदि क्रिटिकल है तब 0.9 लेते हैं, और ओवरटर्निंग के लिए क्रिटिकल नहीं है तब ये वैल्यू, फिर आपका ऑप्शन हो गया डेड लोड के लिए 0.9 और 1.5, विंड लोड के लिए 1.5। जब तीनों लोड लेते हैं तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.2 का यूज करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। A load value obtained by characteristic load with load factor is known. Characteristic load F multiplied by load factor, load factor को बोल सकते हैं गामा F, ये बराबर होता है एफ डी। एफ डी क्या कहलाता है? डिजाइन लोड। इसी को बोलते हैं अल्टीमेट लोड। Partial safety factor for concrete and steel are 1.5 and 1.15 respectively. Concrete is heterogeneous while steel is common. ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट गुड एज दैट ऑफ स्टील। बेसिक रीजन कंक्रीट के लिए हायर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेने का यही है कि क्वालिटी कंट्रोल कंक्रीट का पुअर है, जबकि स्टील का क्वालिटी कंट्रोल फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से बेटर है। इसलिए यहाँ पर स्टील में कम लेते हैं, 1.15 लेते हैं। The partial factor of safety for concrete as per IS 456-2000 कंक्रीट के लिए मटेरियल की स्ट्रेंथ के लिए कंक्रीट के लिए 1.5 है, और स्टील के लिए कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए आपका 1.15। The partial factor of safety for load to be adopted for dead load and live load for the combination of load taken dead load. डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन होता है, तो डेड लोड के लिए भी फैक्टर 1.5 है और लाइव लोड के लिए भी ये वैल्यू 1.5 है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। The characteristic strength of a concrete is defined as that compressive strength below which not more than 5% of the test result are expected to fall। 5% से ज्यादा रिजल्ट कम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Characteristic strength of M20 concrete is 20 Newton per mm square. FCK is equal to 20 Newton per mm square. What is the number of cubes having 20 days compressive strength greater than 20 Newton per meter square? 20 Newton per mm square होना चाहिए। Out of 100 cube made with the concrete। तो ये डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की, नॉट मोर देन 5% ऑफ द रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसका मतलब क्यूब यदि 100 है तो 5% आपके क्या हो सकते हैं, 5% तक फेल हो सकते हैं। मतलब उनकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से
कम हो सकती है, जबकि बाकी बचे हुए 95%, 100 का 95 हुआ 95, 95 की स्ट्रेंथ जो होना चाहिए सैंपल या क्यूब, उनकी स्ट्रेंथ होना चाहिए मोर देन 20 न्यूटन पर mm². Partial safety factor for dead load and live load in the limit state of serviceability. बार बार मैं बोलूंगा कि ये पढ़ना है कि सर्विसिबिलिटी के लिए पूछा गया है कि कॉलप्स के लिए, यहाँ सर्विसिबिलिटी के लिए कभी भी फैक्टर एक से ज्यादा है नहीं, ये दोनों आंसर गलत हुए। सर्विसिबिलिटी के लिए डेड लोड और लाइव लोड के लिए फैक्टर क्या है 1। ये reinforced concrete beam is subjected to the following bending moment. डीएल की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट है वो है आपका 20 किलो न्यूटन मीटर। लाइव लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है 30 किलो न्यूटन मीटर। सीस्मिक लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट हो रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर। तो लोड कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो पहला लोड कॉम्बिनेशन होता है आपका डेड लोड और लाइव लोड की वजह से, और इसके लिए जो फैक्टर यूज करते हैं वो होता है 1.5 टाइम्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.5, 30 प्लस डेड लोड कितना है 20 प्लस लाइव लोड 30, 30 20 50, 50 को मल्टीप्लाइड किया आपका 1.5 से, ये हो गया 75। डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है तो किलो न्यूटन मीटर। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है डेड लोड और विंड लोड का। विंड लोड नहीं है तो यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है अर्थक्वेक लोड। इसके लिए वैल्यू लेते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ डीएल। लोड कॉम्बिनेशन के लिए डीएल प्लस ईएल 1.5 डीएल, डीएल इज इक्वल टू 20 प्लस 10, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू 45 किलो न्यूटन मीटर। थर्ड आपका कॉम्बिनेशन होता है, तीनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, डेड लोड, दूसरा हो गया आपका लाइव लोड और तीसरा हो गया आपका अर्थक्वेक लोड। इनका कॉम्बिनेशन लेते हैं तब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रहता है 1.2 डीएल प्लस एलएल प्लस ईएल। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.2, 20 प्लस 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 इज इक्वल टू 70 किलो न्यूटन मीटर। तो सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा आपका 75 किलो न्यूटन का, किसकी वजह से डेड लोड और लाइव लोड की। तो करेक्ट आंसर हुआ 75 किलो न्यूटन मीटर। थैंक यू।